हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और सभी लोगों को यहां पे एक खुशखबरी है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि यूपीएससी द्वारा 506 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। और यह आपके लिए अनाउंसमेंट है, जिन भी भाई बहन, जिन भी बच्चों को अगर असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरना है, ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, क्या यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, जॉब प्रोफाइल क्या है और परीक्षा कब तक आयोजित होगी, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो असिस्टेंट कमांडेंट का यह जो पोस्ट है, यह हर साल आता है, यानी प्रत्येक वर्ष यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस बार भी यह आपका फॉर्म आ चुका है और सभी लोग जो है इसको अप्लाई कर देंगे। एग्जाम का डेट वगैरह सब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का डेट कब होने वाला है, कब योग्यता, आयु, सिलेबस क्या रहने वाला है, ताकि इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, क्या हमको पढ़ना है, कैसे आप जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो एक असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या हमारा यहाँ पर मेडिकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और यह टोटल कुल 506 पदों के लिए यह पोस्ट निकाली गई है। क्या इसमें लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा यह आपका आयोजित किया जाता है। 2024 का यह फॉर्म आ गया है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट यानी असिस्टेंट कमांडेंट का यह फॉर्म जो है पोस्ट है। असिस्टेंट कमांडेंट यानी जब आप ट्रेनिंग के दौरान जब आपकी पहली जो पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट कमांडेंट की ही मिलती है, और धीरे धीरे इसमें भी आप प्रमोशन करते हैं। किस तरह से प्रमोटेड होते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यह आपका असिस्टेंट कमांडेंट का जो है पोस्ट है। क्या योग्यता होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करने से पहले फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा या हम लोग देख ले। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है यह 26 अप्रैल, ठीक है, यह 26 अप्रैल से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट कब है ऑनलाइन की, तो यह आपका 14 मई, ठीक है, तो 14 मई आपका यहाँ पे 14 मई को यहाँ पे आपका लास्ट डेट है, यानी शाम को 6 बजे से पहले आप सभी लोग फॉर्म जो है अप्लाई कर लें। आप 14 मई का इंतजार न करें, आप फॉर्म को पहले ही फिल कर लें। जितना पहले फिल कर देंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बाद में सर्वर आप जानते हैं बहुत बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से कई बच्चों का जो है फॉर्म अप्लाई करना जो है उनका छूट जाता है। लास्ट डेट जो फी पेमेंट है वह है आपका 14 मई ही है। करेक्शन डेट, अगर फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलती कर दी है, आपने अपने नाम में, माता या पिता के नाम में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, या फिर आप ईमेल में कहीं पर आपने गड़बड़ी कर दी है, उसको करेक्शन करने के लिए तो 1 हफ्ते का समय आपको दिया जाएगा, 15 से 21 मई तक। यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 14 मई तक है। अगले दिन से यानी 15 मई से 21 मई तक, यानी 1 हफ्ते का आपको समय दिया जाएगा। अगर आप उसमें फॉर्म में कोई बदलाव करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट कब है, तो भैया इसका एग्जाम जो है आपका 4 अगस्त को होने वाला है। कब होने वाला है, 4 अगस्त को। तो 4 अगस्त बहुत दूर नहीं है। जो भाई बहन यहाँ पर अब असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, तो क्या लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, असिस्टेंट कमांडेंट बनने का अगर आपका सपना है यूपीएससी द्वारा, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम डेट है 4 अगस्त है, यानी आपके पास अगर कहा जाए तो अप्रैल तो ये लगभग आपका समाप्त हो गया, मई, जून, जुलाई, यानी आपके पास जो है 3 महीने का समय है। और इस 3 महीने में आपको बहुत ढेर सारा पढ़ना है, तभी आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। सिलेबस क्या है या किस तरह से जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न क्या है जिसके थ्रू जो है आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया फॉर्म का डेट कब है, 26 अप्रैल से भरा जा रहा है, 14 मई तक भरा जाएगा। 14 मई का आप इंतजार नहीं करना है, पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, करेक्शन डेट जो है 15 से 21 मई तक। एग्जाम का जो डेट है वह 4 अगस्त को आयोजित होने वाला है। वही एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 200 रुपए की फीस रखी गई है। वही SC ST अगर हैं या फिर
जितने भी फीमेल कैटेगरी की महिलाएं हैं, चाहे वह जनरल हो ओबीसी, यानी फीमेल कैटेगरी की महिलाएं चाहे जनरल हो ओबीसी हो एससी हो एसटी हो, उन सभी के लिए कोई फीस नहीं है, जीरो चार्ज है। बाकी एससी एसटी के लिए भी आपका जीरो चार्ज है, यानी यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम की फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, आप चालान जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी द्वारा क्रेडिट कार्ड द्वारा डेबिट कार्ड द्वारा आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर जहां भी आप साइबर कैफे है वहां पे जाकर के आप वहां से खुद जो है अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एग्जाम की एप्लीकेशन फीस के बारे में। अब आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आप मान लो खुद से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल के थ्रू या आप जो है लैपटॉप के थ्रू या आपके पास जो है खुद का कंप्यूटर है, तो उसके थ्रू आप कैसे अप्लाई करोगे, तो आपको www.upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे आपको जाकर के आपको जो है इस वेबसाइट पे गूगल के थ्रू आप इस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप करेंगे तो एक हफ्ते बाद से ही आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, कैटेगरी, सारा चीज यहाँ पे इंक्लूड होगा। साथ साथ में आपकी फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर रहेगा। तो फोटो, एक फोटो ओटीआर भरते समय आप ध्यान में रखें, एक फोटो अपनी जरूर लेटेस्ट जो फोटो हो उसको जरूर लेके जाएं, और सिग्नेचर आप वहाँ पे खुद ही कर लेंगे और इसको फॉर्म को जो है फिल कर लेंगे। यानी आपको सबसे पहले क्या भरना है, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बताया 506 वैकेंसी है, जिसमें बीएसएफ के लिए 186, यानी बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको 186 पोस्ट हैं। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए 120 पोस्ट है। वहीं सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए 100 पोस्ट दिए गए हैं। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए 58 पोस्ट दिए गए हैं। वहीं एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए टोटल 42 यहाँ पर जो है आपका पोस्ट है, यानी कुल मिला के 506 पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी असिस्टेंट कमांडेंट का यह पोस्ट है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किस किस में मिलेगा, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में और एसएसबी में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट जो है बन सकते हैं। बात कर ले सेंटर की, कहाँ कहाँ सेंटर होगा इसका, तो मैं सभी यहाँ पे सेंटर एक बार यहाँ पे आपको बता दूं। अगरतला, अहमदाबाद, आइजवाल, मिजोरम, ठीक है, सॉरी अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला, धारवाड़, दिसपुर, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहट, कारगिल, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, ठीक है, मदुरई, मंडी मतलब हिमाचल प्रदेश जिला है, और मुंबई, नागपुर महाराष्ट्र, पणजी गोवा, पटना बिहार, पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी अगर आपको घूमने का शौक है तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी फॉर्म भर सकते हैं, वहां सेंटर डाल सकते हैं, घूम आ सकते हैं आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी, यानी पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, राजधानी है। वहीं प्रयागराज यानी इलाहाबाद भी अपना सेंटर है। ठीक है, रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर ये श्रीनगर है जम्मू कश्मीर वाला, और एक श्रीनगर है उत्तराखंड वाला। ठीक है, तिरुवनंतपुरम यानी केरल, तिरुपति यानी आंध्र प्रदेश, उदयपुर और विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश। ये इतने सेंटर हैं, इतने सेंटर पर आप जाकर के मतलब इतने सेंटरों पर आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको एग्जाम देने में जहां सुविधा हो उस सेंटर को आप परचेज कर लिए। तो ये आपके सामने सेंटर्स हैं, इन सभी सेंटर्स को देख लीजिए, कहाँ आपको जाना है, आप जो है अपने सेंटर का चुनाव कर सकते हैं जहां से आपको नजदीक हो। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी तो भैया आपकी इंडियन होनी चाहिए। अगर इंडियन नहीं है तो उसके अलावा क्या है, तो उसके अलावा जो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दीज रूल्स शैल डिबार द परमानेंट एनरोलमेंट एम्प्लॉयमेंट एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान अंडर दीज रूल्स। तो नेपाल और भूटान के लोग भी एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर वह
इंडिया के सिटीजन नहीं है तो, ठीक है। बाकी इंडियन सिटीज तो आप भर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। यहाँ पे जो थर्ड जेंडर होता है, ठीक है, थर्ड जेंडर वाले नहीं भर सकते, केवल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट वाले भर सकते हैं फॉर्म को। एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मस्ट हैव अटेन 20 ईयर्स, यानी 20 साल से आपकी एज जो है 20 साल हो चुकी हो या 20 साल से ऊपर हो। कहाँ तक, 25 ईयर्स, यानी 1 अगस्त 2024। आप देख लेंगे कि 1 अगस्त 2024 से, ठीक है, यानी आपकी जो एज होनी चाहिए 20 से 25 साल, 20 to 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन ये जो एज की ये काउंटिंग होगी, यह एज की काउंटिंग आपकी 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। तो 1 अगस्त 2024 से आपकी एज की काउंटिंग होगी। आप अगर इस डेट से अगर आप 25 साल के अंदर हैं या 25 साल के हो चुके हैं तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। 25 साल से ऊपर वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, बाकी जो ओबीसी है, SC ST है, इन कैटेगरी को छूट भी मिलती है। आप जैसा कि जानते हैं कि ओबीसी अगर कैटेगरी के हैं, ओबीसी अगर कैटेगरी के हैं तो ओबीसी को 3 इयर्स की आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। वही अगर आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये छूट है जो आप देख सकते हैं। यानी आपकी जो एज होनी चाहिए एक जनरल कैंडिडेट के लिए, तो 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में होनी चाहिए, तो आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1999 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म को आप, जनरल वाले कैंडिडेट फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ओबीसी SC ST होंगे उनको कुछ छूट भी मिल जाता है अगर थोड़ी एज ज्यादा होती है तो। दी अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब एबव विल बी रिलैक्सेशन, जैसा कि मैंने कहा कि इनमें आपको जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं तो 5 इयर्स का आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन के संबंध में हो गया। वही अगर हम बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो मिनिमम जो योग्यता है मेरे भाई वह है बैचलर डिग्री। यानी आप अगर BA किए हैं, BSc किए हैं, या फिर आपने BBA किया है, या आपने BCA किया है, या आपने BTech किया है, यानी आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन किया है, यानी ग्रेजुएशन आपने पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि आप पास होना चाहिए। पास, यहाँ पे जो पास्ड होंगे वही फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर करेंगे जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से यहाँ पर पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, यानी क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपका एक रिटन एग्जाम होगा। पहला जो होगा वह क्या होगा, पहला जो प्रोसेस होगा आपका रिटन एग्जाम होगा। यह एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी UPSC द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कब, 4 अगस्त को कराया जाएगा। और यह 4 अगस्त को 2 पेपर आपको होंगे। कितने पेपर, 2 पेपर होने वाले हैं। यानी जब आप 4 अगस्त को पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 पेपर, 4 अगस्त 2024 को पेपर देने जाएंगे तो आपका 2 पेपर होगा। एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर आपका सेकंड होगा। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें 10 से 12, ठीक है, 10 यानी सुबह 10 बजे से 12 दोपहर बजे तक पहला पेपर होगा। और सेकंड पेपर जो होगा आपका 2 से लेकर के 5 बजे तक यहाँ पर पेपर रहने वाला। पहला जो पेपर होगा वह 2 घंटे का रहने वाला है। पहला जो पेपर होगा वह 2 आवर्स का रहने वाला है। और दूसरा जो पेपर होगा वह आपका 3 आवर्स का रहने वाला है, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा, यानी पेपर फर्स्ट देंगे फिर 2 घंटे का गैप आपको मिलने वाला है। फिर 2 घंटे बाद आपका दूसरा यानी सेकंड पेपर स्टार्ट होगा, जो कि 3 घंटों के लिए यहाँ पर आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये रिटन एग्जामिनेशन जो कि आपके 4 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर हम बात कर लें तो इनकी क्या है, ठीक है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अगर हम बात करें पीटी में, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है यह भी होगा, मेडिकल भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी। तो मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 100 मीटर की दौड़,
ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड का समय, यानी यहाँ पे 2 सेकंड जो है बढ़ा दिया गया है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना होगा। 100 मीटर जो है 18 सेकंड के अंदर ही आपको पूरा करना होगा। और मेल कैंडिडेट के लिए 16 सेकंड का समय दिया गया। वहीं 800 मीटर 2 दौड़ है, एक 100 मीटर की दौड़ है और एक 800 मीटर की दौड़ है। 800 मीटर की दौड़ जो है 3 मिनट 45 सेकंड में आपको पूरा कवर करना होगा इससे पहले ही, और महिलाओं के लिए यह 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया गया है। वहीं लॉन्ग जंप या लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 3.5 मीटर जो है पुरुष वर्ग के लिए दिया गया है, मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, यानी 3.5 मीटर का आपका लॉन्ग जंप यानी जो है आपकी लंबी कूद होनी चाहिए, और 3 मीटर की लंबी कूद महिलाओं के लिए होनी चाहिए। यह जो आपको 3.5 मीटर का लंबी कूद है या लॉन्ग जंप है, इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 चांस में कम से कम आपको एक बार तो 3.5 मीटर तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर तीनों चांस में आपने एक बार भी 3.5 मीटर आप लॉन्ग जंप नहीं लगा पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं पर कर दिए जाएंगे। वहीं शॉट पुट, ठीक है, जो कि गोला फेंक होता है, लगभग जो है 7.26 किलोग्राम का एक गोला होगा, जिसको आपको 4.5 मीटर का जो है शॉट पुट लगाना पड़ेगा। तो 4.5 मीटर का आपको यहाँ पे शॉट पुट लगाना पड़ेगा। महिलाओं के लिए शॉट पुट जरूरी नहीं है, महिलाओं के लिए शॉट पुट नहीं है, यह केवल जो है मेल कैंडिडेट के लिए शॉट पुट लगाया जाएगा। वही फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात कर लें तो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जो मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वोमेन कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 51 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पर यह होनी चाहिए आपकी यानी 5 सेंटीमीटर जो है 4 से 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, यानी 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए फुलाने पर। ठीक है, फुलाने पर तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर जो है आपका सीने की माप होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं ली जाती है, यह केवल मेल कैंडिडेट के लिए जो है चेस्ट लिया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें वेट की, अगर हम बात करें तो वेट जो है अगर आपकी एज 165 है 165 है तो आपकी एज जो आपकी वेट होनी चाहिए वो 50 केजी मेल कैंडिडेट के लिए और 46 केजी जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपका वेट है ये एज के अनुसार भी घट बढ़ सकता है। अगर बिल्कुल आप 20 साल के हैं, 20 साल 21 साल के बीच में है, तो आपकी वेट 50 से 55 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 50 से 55, अगर 165 सेंटीमीटर है तो 50 से 55 के बीच में आपका वेट होना चाहिए। वही महिला अगर कैंडिडेट है तो 46 से 48 किलोग्राम होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात कर लें, आई साइट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंट विजन जो होना चाहिए 6/6 होना चाहिए बेटर आई के लिए, और वहीं वर्स आई के लिए 6 to 12 होना चाहिए। ठीक है, वहीं नियर विजन के लिए अगर हम बात करें तो N6 होना चाहिए, यहाँ पे भी आपका N9 होना चाहिए। अगर आपकी आंख जो है खराब है, वर्स है, तो उसके लिए इतनी आई होनी चाहिए। ठीक है, वही बात करें कि ग्लासेस, अगर आप ग्लास लगाते हैं, चश्मा अगर पहनते हैं, तो आपका अगर चश्मा पहन रहे हैं तो -4D, ये किसके लिए? मायोपिया के लिए। तो जो मायोपिया से ग्रसित है वहाँ -4D होना चाहिए, और अगर आप हाइपर माइट्रोपिया से अगर ग्रसित हैं तो आपका +4D होना चाहिए। ठीक है, तो हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया ये दोनों आप समझ गए। ठीक है, तो ये लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा भाई बहुत से बच्चे जो है टैटू लगवा लेते हैं अपने हाथ पर, अपने बदन पर, कई जगह टैटू लगवा लेते हैं, तो क्या वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते? तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट और countrymen are to be respected. Thus, tattoo depicting religious symbol or figures and the name as followed in Indian Army are to be permitted. अगर आपने किसी धर्म से रिलेटेड, मान लो आपने शिव जी का आपने टैटू बनवा लिया है, बजरंग बली का टैटू बनवा लिया, या किसी भी धर्म से रिलेटेड आपने टैटू बनवा रखा है अपने हाथ में, अपने बॉडी पर, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो टैटू का लोकेशन होना चाहिए, कौन से लोकेशन पर आप जो है टैटू आपने गुदवाया है या टैटू आपने करवाया है, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो टैटू मार्क्ड एंड ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्टेड ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब डोर्सम ऑफ द हैंड्स और अप टू दी। अगर आपने इस हाथ के यहाँ पर अगर आपने लगवाया तो ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन फोर आर्म मतलब यहाँ पे अगर आपने यानी इस कोहनी से आगे अगर आपने टैटू लगवाया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या आपने फिंगर में कोई टैटू वगैरह यहाँ से यहाँ तक अगर लगवा रखा है तो आप फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से बॉडी के अंदर यहाँ आपने कुछ लगवा रखा है, कई लोग सीने पे लगवा रखते हैं, तो वहां पे आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें, साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट। 1/4 का मतलब जो आपके इस बॉडी का साइज है, जहां पे आप अपने हाथ पे टैटू अगर बनवा रहे हैं, उसका अगर 1/4 है, ये कि नहीं पूरे बॉडी पर ही बनवा लो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा 1/4 पार्ट यानी पूरी बॉडी का उस हिस्से का 1/4 पार्ट पे अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने हाइट को बताया था। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से 22 साल है, ठीक है, 18 से 22 साल के अंदर है, आप 156 सेंटीमीटर, क्योंकि रिलैक्सेशन जो है आपको इसमें भी मिलता है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनकी हाइट जो है थोड़ी कम रखी जाती है, तो 156 सेंटीमीटर है तो आप जो है 44 से 54 किलोग्राम की आपकी वेट होनी चाहिए। 23 से 27 साल के अगर है तो 46 से 56 होना चाहिए। और अगर 28 से 32 साल हैं जिनको रिलैक्सेशन जो है एज में छूट मिलते हैं या उसी के अनुसार रखा गया है, आप इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपका जो है वेट कितना होना चाहिए। तो ये मेल कैटेगरी के लिए है, ये मेल कैटेगरी के लिए हाइट है और ये फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट है। तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे हाइट मैंने अलग अलग देख रखा है, तो आप इनको अपने अनुसार देख लीजिए आपका हाइट कहाँ पे है और आपकी एज कितना है उसी के अनुसार। जैसे ये क्या है, 168 सेंटीमीटर ये हाइट है और ये 18 से 22 साल वाले एज हैं, तो इसकी हाइट इसका वेट कितना होना चाहिए, 51 से 62 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और आप 18 से 22 के बीच में एज में अगर आप रखते हैं तो आपकी जो वेट होनी चाहिए, जो वजन होनी चाहिए आपकी 51 से 62 किलोग्राम होना चाहिए। ये इसी के अनुसार ये पूरा मैंने स्लॉट आपको देख रखा है। इस स्लॉट के अनुसार आपके जहां पे आपकी हाइट हो, आपकी जो एज हो, उस कॉलम में आप इसको देख सकते हैं कि आपकी वेट कितनी होनी चाहिए, उतना ही वेट आपको रखना है, नहीं तो यहाँ पे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फीमेल के लिए यहाँ पे मैंने ये दे रखा है, तो यहाँ पे भी आप जो है देख सकते हैं। वही बात करें, जब आपको पोस्टिंग मिलेगी, जब आपको पोस्टिंग मिलेगी तो किस क्रम में आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने वाला है। तो जो प्रमोशन का सिलसिला है, प्रमोशन किस तरह से मिलेगा, तो सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान जब आपको यानी क्वालिफाई करेंगे, ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको जब पोस्ट मिलेगी तो उस समय सबसे पहली पोस्ट आपको मिलने वाली है असिस्टेंट कमांडेंट की, जो कि 56,100 से रुपए लेकर 1,77,500 रुपए जो है आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली। यानी एक यहाँ पर अगर हम नियर अबाउट सैलरी की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट इन हैंड जो आपको सैलरी मिलती है, इन हैंड जो सैलरी मिलती है वह लगभग 72,000 रुपए इन हैंड, यानी सब कुछ काटने पीटने के बाद जो है 72,000 पर मंथ की आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। वहीं अगर हम जब आप प्रमोशन करके आ जाते हैं तो दूसरी जो प्रमोशन वाली पोस्ट है वह डिप्टी कमांडेंट की है, जहाँ पे आप सैलरी आप देख ही सकते हैं। फिर डिप्टी कमांडेंट के बाद कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट के बाद सीनियर कमांडेंट बनते हैं, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनते हैं और फिर प्रमोशन पढ़ के इंस्पेक्टर जनरल बनते हैं और फिर लास्ट में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और सबसे ऊंची जो पोस्ट होती है इसकी वह होती है डायरेक्टर जनरल की। तो डायरेक्टर जनरल अक्सर आपने नाम सुना ही होगा, जो कि आपके यूपीएससी यानी एक असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर के आप यहां तक अपना जीवन तय कर सकते हैं, अपनी लाइफ तय कर सकते हैं। काफी रिप्यूटेड पोस्ट होती है यह और बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। तो इस पोस्ट के हम कट ऑफ की अगर हम बात कर लें कि क्या कट ऑफ पिछली बार रहा है, ताकि आप उसी तरह से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, आप इस असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट को जो है क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करें 2021 का यह कट ऑफ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो पेपर फर्स्ट होता है,
पेपर जो फर्स्ट होगा 250 मार्क्स का होता है। पेपर फर्स्ट, यहाँ पे दो पेपर होते हैं, तो एक तो पेपर आपका फर्स्ट होगा जो कि 250 मार्क्स का रहने वाला पेपर। या कैसे रहने वाला है सब भैया, ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। 250 नंबर का यहाँ पे आपको प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और 250 प्रश्न में से यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट पेपर का जो कट ऑफ, अलग अलग पेपर का यहाँ पे कट ऑफ निकलता है। तो जनरल का 117, यानी 250 में से 117, 250 में से 117 मतलब समझते हो, तो मतलब कि 50% से भी कम, यानी 50% से भी कम जो है इसका कट ऑफ जाता है। देख रहे हैं 2021 का कट ऑफ है। वही ईडब्ल्यूएस के लिए 110 है, ओबीसी के लिए 117, मतलब जनरल ओबीसी दोनों लगभग दोनों सेम ही है। एससी के लिए 101.34, एसटी के लिए 99.34 और वही एक्स सर्विसमैन के लिए 25। यानी एक्स सर्विसमैन का अगर देखें तो जो एक्स सर्विसमैन है, यानी जो पहले कहीं काम कर चुके हैं, कहीं सरकारी केंद्र सरकार के अंतर्गत अगर काम कर चुके हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके लिए 25.34, यानी बहुत ही कम। वहीं पेपर सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो 450 नंबर का, यानी पेपर जो सेकंड होता है आपका, पेपर जो सेकंड होगा यह 450 नंबर का आपका पेपर रहने वाला। ये एक तरह से इसमें एस्से भी आता है, एस्से रहेगा, एस्से रहेगा, बाकी आपका एक जीएस का पार्ट होगा, ठीक है। 3 पार्ट होंगे, एस्से होगा, जीएस होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। ये 3 चीजें यहाँ पर रहती हैं जो कि 450 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कट ऑफ अगर देखें तो सेकंड पेपर के लिए 205 जनरल के लिए। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 197। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जनरल दोनों सेम ही होते हैं, 205 नंबर। एससी की बात करें तो यहाँ पर 186 नंबर, और यही शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो 181 नंबर, और वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो 59 नंबर रहा है। फाइनल कट ऑफ क्या रहा है? जो फाइनल कट ऑफ बन के आएगा, आपको कितना मार्क्स लाना है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकें, तो फाइनल जो कट ऑफ रहेगा दोनों को जोड़ करके, यानी 250 और 450, टोटल 600 नंबर का रहेगा। 600 में से 325, तो 600 में से 325 अगर हम देखें कि कितना परसेंटेज हो गया, तो 325 और 600 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 2 बचेगा 6 चौ 24 और 6 का 6 या 6 का 36। यानी आप ये मान के चलिए अगर आपने 55 दोनों पेपर मिला करके 55% अंक अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, यानी 600 में से आपने 55% अंक, 55 से 60% अंक अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो आप एक असिस्टेंट कमांडेंट जो है बन सकते हैं, ठीक है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए बात करें तो 305, ओबीसी की बात करें तो 319, अगर वहीं एससी की बात करें 297, 293, एसटी कैंडिडेट और वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 159। ये कट ऑफ है 2021 का, यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ का शो ऑफ किया हुआ है। वही अगर हम बात करें 2020 के लिए तो 2020 में देखो यहाँ पे 117.34 था, सेम यहाँ पे भी वही है, यानी बहुत बड़ा इसमें बदलाव नहीं है। बस केवल बदलाव किस में है, तो यहाँ पर बदलाव एससी ये भी वही है, सेम है। एसटी 99.34 है। तो यहाँ पे भी 2020 में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको एक्स सर्विसमैन ईएसएम का भी यहाँ पर सेम ही है, 305 नंबर, सब सेम है। यानी बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। यानी आपको अगर क्वालिफाई करना है तो मेरे भैया 55% अगर आपको अंक प्राप्त करना है तभी आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट को फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें इनकी सिलेबस की, पेपर 1 में क्या आने वाला है, पेपर सेकेंड में क्या आने वाला है, तो जो एग्जाम होगा आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेपर होगा, एक तो आपका पेपर फर्स्ट होगा और एक आपका जो पेपर होगा वह सेकंड होगा, पेपर सेकंड होगा। यह पेपर आपका 2 घंटे का रहने वाला है और सेकंड पेपर जो है ये आपका 3 आवर्स का पेपर रहने वाला है। पेपर फर्स्ट में आपका एक तरह से पूरा जीएस रहेगा। जीएस का मतलब इसमें आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, तो मैथ्स भी रहेगा और इसके साथ साथ आपका रीजनिंग भी यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग भी आपका रहेगा, बाकी जीएस के साथ रहेगा, ठीक है। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
साइंस, सभी चीजें पढ़नी है, साथ साथ में मैथ और रीजनिंग के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह टोटल आपका 250 मार्क्स का रहने वाला। कुल कितने मार्क्स का रहेगा? तो 250 मार्क्स का यह रहेगा। और वहीं पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका रिटेन होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा, और इसके लिए इसमें भी आपका जीएस होगा प्लस एस्से होगा। एस्से आपको यहाँ पर रिटेन करना पड़ेगा, और प्लस यहीं पर आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएंगे, और यह 3 घंटे का रहने वाला है और 450 मार्क्स का रहेगा। पेपर एक ही दिन होगा, एक 10 से 12 बजे होगा, एक 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक पेपर आपका कंडक्ट किया जाना है, ठीक है। और किस तरह से आप तैयारी करें कि यह असिस्टेंट कमांडेंट आप बन सकते हैं, तो इस असिस्टेंट कमांडेंट की प्रोफाइल क्या होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आप जरूर देखें कि एक असिस्टेंट कमांडेंट अगर बनता है, ठीक है, एक असिस्टेंट कमांडेंट अगर बनता है तो उसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है, वह किस तरह से कहीं अगर रहता है तो उसको लोग किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा अवगत कराऊंगा। तो ये रहा फॉर्म को अगर आपने अभी नहीं भरा है तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। और यह असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में आप असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर तैनात हो सकते हैं। तो सभी लोग इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करें। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा के चैनल पर। धन्यवाद।